गुड इवनिंग क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हमारा जो सोशियोलॉजी का 82nd लेक्चर है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। तो आज हम इस लेक्चर को डिटेल में देखेंगे। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क क्या है, और जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क है तो मैं समझाऊंगा, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क जो एक तरह की इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्या है, ब्यूरोक्रेसी। तो एज ए ब्यूरोक्रेट, एज ए सिविल सर्वेंट, तो मैं ज़्यादा बेटर अच्छे से समझा पाऊँगा। तो मैं अपनी एग्जांपल से भी एज ए ब्यूरोक्रेट मुझे कैसे एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मैं कैसे काम करता हूँ, तो वो ताकि उसका मेन पर्पज़ यही है भी आपके लिए जो कंसेप्ट बहुत इजी हो जाए। तो हम शुरू करते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं जो एमिताई एथियोजॉनी, तो वो क्या कहता है भी जो सोसाइटी है हमारी वो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है, और जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सोशल यूनिट, जो फैमिली है, किनशिप है, फ्रेंड सर्कल है, इनसे डिफरेंट है। ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, तो मतलब वो टाइम मेमोरियल, मतलब हड़प्पा टाइम से आज तक हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर और इन ऑर्गेनाइजेशंस में है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और भी ज़्यादा फंक्शन जो ये ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्म करती हैं। तो उनके बेसिस पे हम देखते हैं दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क होता है तो उसमें क्या है, ए स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्क एक्टिविटीज़ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें मेन क्या है, हायरार्की। तो अब देखिए जैसे हायरार्की है, जो 3 बंदे इसको फॉलो कर रहे हैं, ये बंदा इसको फॉलो कर रहा है, इसके अंदर से 3 बंदे हैं, उन 3 बंदों के अंदर 3 बंदे हैं, तो ये इसको फॉलो कर रहे हैं। तो हायरार्की है। डिवीजन ऑफ लेबर है। तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, जैसे देखिए इसके पास 10 काम होंगे तो 3 इसमें डिवाइड कर देंगे, 3 इसमें डिवाइड कर देंगे, 3 इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 10 काम है, तो डिवीजन ऑफ लेबर है। और क्या है, डिफरेंट काम है, जैसे टेक्निकल काम इसको दे दिया, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम है इसको दे दिया, कुछ फाइनेंसेस के रिलेटेड काम है उसको दे दिया। तो अलग अलग यानी कि जिसकी स्पेशलाइजेशन होती है उसके बेसिस पे जो वर्क है वो भी डिवाइड हो जाता है, ताकि इसके कारण क्या होती है, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है, कि एक्सपर्टीज के बेसिस पे वर्क को डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था भी जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क है, तो मैं अपनी एग्जांपल से समझाऊंगा। तो जैसे ये जो चेयर है, जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ, तो ये चेयर में जो एजेंडा, मैं असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पे बैठा हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर। तो यहाँ पे जो इस चेयर पे बैठ के मैं 3 डिस्ट्रिक्ट्स का रेवेन्यू देखता हूँ, GST, CGST, GST भी, CGST, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर हूँ तो CGST। तो वो 3 ज़िले हैं, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो अब मैं आपको बताया था भी अपनी एग्जांपल से समझाऊंगा। तो अब जब मैं इसको क्या बोलते हैं, अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अब मैं बताया था ब्यूरोक्रेसी में कैसे जो हायरार्की होती है, तो हायरार्की कैसी होती है, जो सबसे नीचे के जो ऑफिसर होते हैं उसको बोलते हैं रेंज ऑफिस। तो रेंज ऑफिस में क्या होते हैं, इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट्स। इंस्पेक्टर जो जैसे GST के इंस्पेक्टर जो SSC CGL का एग्ज़ाम दे के आते हैं, और बाद में कुछ साल की सर्विस के बाद वो क्या हो जाते हैं, प्रमोट हो जाते हैं। तो रेंज ऑफिस, जैसे मेरे अंडर 5 रेंज ऑफिस हैं, 2 मेरी जोधपुर में बैठती हैं, एक बाड़मेर में, एक बलोत्रा में और एक जैसलमेर में। तो मेरे पास क्या है, डिवीजन ऑफिस। एक डिवीजन के अंदर 5 रेंजेस होगी। तो एज ए डिवीजन ऑफिस का मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, AC DC हम रैंक तक हम जहाँ पे काम करते हैं डिवीजन ऑफिस में। तो इसी तरह तो डिवीजन ऑफिस आगे किसको रिपोर्ट करता है, कमिश्नरेट को। जैसे जोधपुर कमिश्नरेट है तो उसमें जैसे उसकी जो जुरिस्डिक्शन है तो वो आधा राजस्थान है, लेकिन जो कमिश्नरेट ऑफिस है वो किसको करता है, जोनल ऑफिस। जैसे जयपुर जोन है, जयपुर जोन, जोधपुर कमिश्नरेट और मेरी डिवीज़न। तो अब देखिए कैसे हायरार्की है। और जोन ऑफिस किसको करता है, CBIC जो बोर्ड है।
तो उसको बोर्ड को वो करता है। तो अब देखो कैसे सिस्टमेटिकली हायरार्किकल हमने डिवाइड किया हुआ है। और जो सारा काम है, जैसे सपोज करो जहाँ पे तो मेरी 5 रेंजेस हैं, साथ में जो डिवीज़न ऑफिस है, तो डिवीज़न ऑफिस में भी मेरे अंडर जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम अलग देख रहे हैं, लीगल का काम अलग देख रहे हैं। तो डिवीज़न ऑफ लेबर की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हायरार्की आपको आई होप समझ आ गया होगा भी। जैसे देखिए जहाँ पे हायरार्की है, जैसे सारे जैसे जो इंस्पेक्टर है जो सुप्रीडेंट को रिपोर्ट करता है, सुप्रीडेंट मुझे रिपोर्ट करता है, मैं आगे अपने एडीसी कमिश्नर सर को या एडीसी सर को रिपोर्ट करता हूँ। तो इस तरह क्या है, ये एक हायरार्की है और डिवीजन ऑफ लेबर है, जहाँ पे रूल्स एंड प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, जो प्रॉपर रूल्स हैं। जैसे कि अब हम जीएसटी एक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो एक्ट के जो रूल्स हैं, एक्ट है उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं। और बाकी जो ऑफिस के रूल्स हैं, एक ऑफिस चलाने के लिए अलग से रूल्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज़ से। तो कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है, ऐसा नहीं है भी हमारी बिम्स एंड फैंसीज पे होगी, तो प्रॉपर रूल्स के अंदर प्रोसीजर फॉलो करके हम जहाँ पे काम करते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, जैसे कोई भी अब सपोज करो ईमेल से हम, जैसे किसी टैक्स पेयर को भी हमने करना है, तो प्रॉपर जो चैनल्स हैं ईमेल से करते हैं। मेमोस, जैसे कोई किसी को मेमो देना हो, कोई मतलब सपोज करो कोई एब्सेंट हो गया तो उसको मेमो देते हैं। मेमो एक तरह का भी शो कॉज नोटिस भी, बताओ क्या हुआ। जब मीटिंग्स, जैसे हमारी कमिश्नर सर मीटिंग्स लेते हैं हर मंथ, तो इसी तरह मैं भी मीटिंग लेता हूँ अपने रेंज इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट्स की। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन है चैनल्स के थ्रू। तो जो भी कम्युनिकेशन होती है एक फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल। स्टैंडर्डाइजेशन है, जो वर्क प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, प्रॉपर स्टैंडर्डाइज है। ऐसा नहीं है भी एक प्रॉपर एक सेट ऑफ प्रोसेस है, प्रॉपर प्रोसीजर है, कोई भी है। मतलब ऐसा नहीं, कल को जैसे को सर्च पे जा रहे हैं, हम किसी रेड पे जा रहे हैं जीएसटी की, तो ऐसा नहीं है भी अपनी वो चले गए, पहले परमिशन लेनी पड़ती हैं प्रॉपर हमें अपने सीनियर्स से। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन वो है भी जो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। क्योंकि मैं इस साथ साथ क्या है आप देखो कि समझो भी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की एक बेस्ट एग्जांपल ब्यूरोक्रेसी है। तो मैं साथ साथ आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ा रहा हूँ और साथ साथ उसकी एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ इन फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी। तो हमने जहाँ पे मतलब कंसिस्टेंटली जो एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस को फॉलो करते हैं कोई भी वर्क को डन करने के लिए, ताकि वो वर्क कंसिस्टेंटली और एफिशिएंटली परफॉर्म हो। इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स, मतलब जो अपने इमोशंस हैं, प्रॉपर जो वर्क बेस हैं भी, ऐसा नहीं है किसी को, जो प्रॉपर रूल्स हैं उनके बेसिस पे रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं कोई इमोशनल्स जहाँ कोई पर्सनल रिलेशनशिप को अपनी ड्यूटी करते टाइम हम बीच में लेके आएंगे, ऐसा नहीं है। तो हम वर्क जो है अपना पूरा मतलब जो प्रॉपर है, जो रूल्स हैं, ऑब्जेक्टिव मैनर से करते हैं। तो ये डिफरेंट, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क का कंसेप्ट। तो डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव्स हैं ऑन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। तो क्लासिकल पर्सपेक्टिव क्या कहता है? क्लासिकल पर्सपेक्टिव यही कहता है भी जो हायरार्की पे इंपॉर्टेंस देता है, स्पेशलाइजेशन पे इंपॉर्टेंस देता है, स्टैंडर्डाइजिंग इन और अचीविंग भी, स्टैंडर्डाइज करो सब कुछ, ताकि इसमें क्या है एज ए मशीन, मतलब भी ऑर्गेनाइजेशन को एज ए मशीन चलाओ ऑन द थ्रू साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जो कि हमने टेलरिज्म और फोर्डिज्म में देखा है। तो अगर आप देखोगे भी सर इसका मतलब तो आप भी अपने जहाँ पे जो ऑफिस को एज ए मशीन चला रहे हो, ऐसा नहीं है, मशीन नहीं। जैसे किसी भी मेरे जो ऑफिसर्स की, जो मेरे ऑफिसर्स हैं सुपरिटेंडेंट इंस्पेक्टर्स, उनके कोई कंसर्न्स होते हैं तो मैं प्रॉपर सुनता हूँ। ऐसा नहीं है मतलब जैसे उनको कई बार कोई मेडिकल लीव चाहिए या कुछ कोई एमरजेंसी के लिए, तो मैं प्रॉपर सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि उनके कुछ भी मतलब कंसर्न जो होते हैं तो मैं एड्रेस करता हूँ, क्योंकि ये एक तरह का जो ऑफिसर्स के लिए भी मोटिवेशन रहती है। और इसी तरह हमारे सीनियर्स भी, जैसे मुझे भी कोई प्रॉब्लम होती है जब मुझे, क्योंकि अभी मेरे को भी नया हूँ मैं इसमें काम करता हुआ, तो मेरे को भी कोई समझ नहीं आता, क्योंकि कई बार कई चीज़ें, क्योंकि अभी इतना बड़ा जो डोमेन है, इतना बड़ा एक्ट है, तो कुछ चीज़ें कई बार नहीं समझ आती, क्योंकि लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जैसे मुझे भी कुछ नहीं समझ आता तो मैं अपने सीनियर्स के पास जाता हूँ,
तो मेरे सीनियर्स मेरी हेल्प करते हैं, मैं पूछता हूँ सर या मैम से भी, सर मैम मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ। तो बहुत चीज़ें विद रिलेटेड टू वर्क, कई बार ऑफिस में भी पॉलिटिक्स होने लगती है। तो इस तरह मतलब क्या है, ऑफिस भी सर जा, क्योंकि कई बार ह्यूमन मैनेजमेंट भी इसमें बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपना, जो हमारे ऑफिस हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में ऑफिस है, वो कभी मशीन की तरह नहीं चलते। वहाँ पे जो चीज़ें हैं, ऑफिसर्स के कंसर्न्स हैं, वो प्रॉपर एड्रेस होते हैं, ताकि एक ऑफिसर्स की मोटिवेशन बनी रहे और वो प्रॉपर अपना काम करें, मतलब विद फुली इंटीग्रिटी, प्रॉपर ड्यूटीफुल वे से। सो ये एक क्लासिकल पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया। ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। कंटिजेंसी पर्सपेक्टिव क्या कह रहा है, भी सम टाइम क्या होता है भी, आपको कुछ अप्रोचेज, कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी करनी चाहिए भी जो कि किसी कंटिजेंसी सिचुएशन को हैंडल करना हो। तो ऐसे मतलब देयर इज नो साइज वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। तो सम टाइम आपको फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल भी रहना चाहिए। तो ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है। सम टाइम क्या होता है, हमें टारगेट पूरे करने होते हैं, कई बार जो ऊपर से मिनिस्ट्री से टारगेट्स आते हैं, तो कई बार वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। तो सम टाइम जो ऑफिस आवर्स हैं उनसे पहले आके और उनके बाद में जाके भी काम करना पड़ता है। बट वो ऐसा नहीं है भी मैं कहूँ भी रेगुलर, सम टाइम वो सिचुएशन आती है। तो अपने आप को ऐसा नहीं है मैं वहाँ पे रिजिड होकर बैठ जाऊँ भी नहीं मैं तो 10 बजे का ऑफिस है, मैं 6 बजे चला जाऊँगा। तो कई बार ऐसा भी हुआ है 9 बजे ऑफिस आते थे, रात को 9:30 बजे आते थे। तो मतलब फ्लेक्सिबल, अब देखिए कई बार चीज़ों में आपको फ्लेक्सिबल भी होना पड़ता है। सिस्टम पर्सपेक्टिव क्या कहता है, अभी एक सिस्टम है, मैंने आपको बताया भी जहाँ पे हर एक अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे मेरा अगर वहाँ पे एक सिस्टम है, तो जो मेरी एक डिवीज़न ऑफिस है वहाँ पे सिस्टम है, तो हर एक वहाँ पे जो वर्कर है, जो भी मतलब एक वर्कर सपोज करो, जैसे कि हमारा वहाँ पे जो पानी भी दे रहा है पीने के लिए, जहाँ जो फाइल लेके आ रहा है, जो फाइल मूवमेंट के लिए, तो उसका भी एक रोल है। जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो हमारा क्लर्क्स हैं, तो हर एक का एक रोल है, हर एक का अपना अपना रोल कर रहा है, और जिसके कारण पूरा जो ऑफिस है वो रन हो रहा है। जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है, तो इसमें क्या है भी आपस में जो पावर रिलेशन है, इनक्वालिटीज है, आपस में स्ट्रगल चलता रहता है। तो ये क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव थे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने के। तो एडवांटेज क्या है, एफिशिएंसी होती है, डिवीजन ऑफ लेबर जब होगी तो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी, जैसे कि मैंने बताया भी जो टारगेट्स आते हैं तो ऊपर से कमिश्नरेट ऑफिस है, तो पहले मेरे पास आएंगे टारगेट्स, तो अब मेरी अकाउंटेबिलिटी है भी उन टारगेट्स को मैं पूरा प्रॉपर करूं। तो अब वो, तो मैं नीचे फिर वो ड्यूटी फिक्स करूँगा भी आपको जो आपकी रेंज का है, जो आपके एरिया का है, आपको जो टारगेट अचीव करना है, आपको जे अचीव करना है, आपको जे अचीव करना है, आपको जे। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है भी, ऐसा नहीं है कल को मैं भागूँ भी, मेरा तो है नहीं, क्योंकि जहाँ पे प्रॉपर क्लियर लाइन है भी, जो आपका एरिया है, आपकी जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है। तो स्टेबिलिटी रहती है क्योंकि ऑलरेडी इस्टाब्लिश्ड प्रोसीजर और प्रेडिक्टेबल आउटकम्स हैं। डिसएडवांटेज क्या है, ब्यूरोक्रेसी, एक्सेसिव रूल्स, प्रोसीजर, रेड टेप कैन लीड टू इनएफिशिएंसी, स्लो डिसीजन मेकिंग एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग एम्प्लॉयज़। तो ये ब्यूरोक्रेसी की एक डिसएडवांटेज बोलते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ बड़ी प्राउडली कह सकता हूँ, जो मेरे ऑफिस में हम रेड टेप को बहुत, कोई रेड टेपिज्म का कोई केस है ही नहीं। मतलब जो चीज़ें हैं प्रॉपर फ्लोलेसली हम कवर करते हैं, क्योंकि ये एक सपोज कीजिए, ऐसा लगा लीजिए जो हम न्यू जनरेशन, एक जो न्यू जनरेशन है, तो क्योंकि उसने रेड टेप को इतना पढ़ा है तो वो भी इससे भागती है। तो मे बी इसके कारण ये रीज़न होगा, ये मैं प्रॉपर फिक्स रीज़न नहीं कह सकता। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ मेरे जो जहाँ पे मेरी ड्यूटी है, तो वहाँ पे मेरी फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, मतलब मेरी जिम्मेदारी, मैं सोचता हूँ भी जहाँ पे रेड टेपिज्म ना हो मेरे ऑफिस में भी, कोई भी फाइल ऐसा नहीं मेरे ऑफिस में रुकनी चाहिए। एलिनेशन, तो स्ट्रिक्ट और डिवीजन ऑफ लेबर और हायरार्किकल स्ट्रक्चर, कई बार वो एलिनेशन लेके आ जाती है। रेजिस्टेंस टू चेंज, ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी स्लो अडेप्ट टू न्यू आइडियाज़।
टेक्नोलॉजी, तो ये भी एक वो माना जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डिसएडवांटेज। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं? जो उसकी जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्क प्लेस में, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्टेनियसली डेवलप होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप, शेयर्ड वैल्यूज़, अनरिटन रूल्स रेदर देन फॉर्मल स्ट्रक्चर्स और वो हायरार्की से। तो ये सोशल नेटवर्क तरह, मतलब एक नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, जैसे आप देखोगे वहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, 4-5 दोस्तों का ग्रुप बन गया, आपस में पार्टी वगैरह साथ में कर रहे हैं, साथ में वो सेम बिहेवियर और कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं वो भी स्पॉन्टेनियस, ऐसा नहीं कोई हायरार्किकल वो फॉलो करे। अडेप्टेबिलिटी, प्रॉपर मतलब अडेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को, फ्लेक्सिबल हैं। तो ये एडवांटेज क्या है? कोलैब करना इजी होता है, इनोवेशन होती है और एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन होती है। अब डिसएडवांटेज क्या है? इनकन्सिस्टेंसी। अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो जहाँ पे कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, मतलब क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, तो परफॉर्मेंस पे भी वो इम्पैक्ट पड़ सकता है। फेवरेटिज्म, कई बार क्या होता है, अगर सपोज करो जे इनफॉर्मल रिलेशन बन जाएं तो समटाइम क्या होता है, सपोज करो बॉस के कोई फेवरेट 3-4 एम्प्लॉयज़ बन गए, तो मतलब ये किनका इनफॉर्मल वो ऑर्गेनाइजेशन बन गई, एक इनफॉर्मल रिलेशन बन गए। तो इसमें कारण क्या होता है? नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म भी होने लग जाता है, जो कि अंडरमाइन करता है फेयरनेस और ऑब्जेक्टिविटी को। रेजिस्टेंस टू अथॉरिटी, तो मतलब जब इनफॉर्मल नेटवर्क्स होंगे तो वो जो फॉर्मल रूल्स हैं या डिसिप्लिन होगा उसको नहीं फॉलो करेंगे। तो पीटर ब्लॉक का जो 1963 का वर्क था डायनामिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो उसमें उसने कहा था जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सभी ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाती हैं, भले ही फॉर्मल्स हों। तो एज इनफॉर्मल ग्रुप्स एक्सपैंड दे नीड फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसेस फॉर बेटर टास्क मैनेजमेंट। इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली एट हायर लेवल्स। तो मतलब ये कहते भी जो बड़ी लेवल पे भी हैं, जैसे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेक होल्डर्स जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इनफॉर्मल वहीं पे भी होगी, भी 3-4 लोग ही होंगे जो डिसीजंस लेंगे। मेयर और रोन की एक वो थी वर्क था इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड मिथ्स एंड सेरेमनी। ये कहते भी जहाँ पे जो रूल्स हैं और जो एक्चुअल बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन का, वो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। मतलब लोग कहते हैं ये जो रूल्स हैं, यानी कि ये रूल्स बहुत कम फॉलो होते हैं और समटाइम कुछ रूल्स क्या होता है रेलेवेंट भी नहीं होते। तो ये मेयर और रोवन का एक वर्क है द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस। अब इंटरप्ले कैसे होता है दोनों में? कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स, दोनों जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती हैं बाय फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन, टीम वर्क को फॉस्टर करती हैं, इनोवेशन प्रमोट करती हैं। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, क्लियर ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करती हैं, जो इनफॉर्मल नेटवर्क को गाइड करेगा, फोकस करेगा। अब पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, जैसे कि इनफॉर्मल नेटवर्क सपोज करो बन गया, एक और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में 3-4 लोग हैं जो अपना नेटवर्क बना के बैठे हैं, तो वो अथॉरिटी की मे भी क्या पता बात ना माने, तो उसके कारण क्या होता है? कन्फ्यूजन, कन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशंस तो अमंग एम्प्लॉयज़। इफ़ इनफॉर्मल रिलेशनशिप बिकम द प्राइमरी बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सफ़र फ्रॉम इनकन्सिस्टेंसी और लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स। तो इन दोनों के इंटरप्ले को जो मैनेज करना ज़रूरी है, दोनों ही ज़रूरी हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि स्ट्रिक्ट मैंने बताया जैसे रूल्स और उससे भी नहीं होती, समटाइम आपको इनफॉर्मल भी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी, हमारे ऑफिस में भी मैंने ऐसे बताया हो भी, किसी भी कोई कंसर्न हो तो वो डायरेक्ट ऐसा नहीं है भी, जैसे सपोज करो इंस्पेक्टर का कोई कंसर्न है तो वो जाएगा पहले वो सुपरिटेंडेंट के पास जाएगा, सुपरिटेंडेंट बाद में बाद में मेरे पास लेके आएगा। तो कई बार अगर किसी कंसर्न हो, जेन्युइन कंसर्न हो, तो वो डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का इनफॉर्मल वे हो गए। तो जहाँ फॉर्मल में तो एक हायरार्की आपको फॉलो करनी पड़ती है। तो इससे क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेटर चलती है। तो दोनों में एक तरह का इंटरप्ले आपको मैनेज करना है। तो जैसे कि कंपैरिजन मैंने करना है, तो जो मैंने बताया मीनिंग, क्रिएशन, पर्पज़, कम्युनिकेशन, कंट्रोल मैकेनिज्म, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, साइज़, स्टेबिलिटी, तो ये सब चीज़ें मैंने जहाँ पे बताई हुई हैं, तो ये आपके लिए नोट्स हैं, तो आप
कई बार आपसे डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो आप इसको, जैसे यूपीएससी की अगर आंसर राइटिंग आपको करनी है तो उसमें अगर आपको सपोज करो जो क्वेश्चन पूछा जाए फॉर्मल और इनफॉर्मल में, तो जो टेबल बना के अगर आप बताओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर देंगे। तो ये चीज़ें हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को भी आप लिंक कर सकते हो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से। तो जो बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को अनदर वे से इन्फ्लुएंस करेगी, जैसे सोशल इंटरेक्शंस और डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। और जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वो अदर वे से इन्फ्लुएंस करेंगी। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप देखिएगा भी ऐसा क्या है, क्योंकि ज़्यादातर डिपार्टमेंट के जो गवर्नमेंट के PSUs हैं वो गिने जाते हैं इनएफिशिएंसी के लिए, भी जो अपना काम नहीं करते। लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में क्या डिफरेंस है इसरो, DRDO भी जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं जी, जैसे कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो आपको ये एक आपका होमवर्क है, आप इस पर देखिएगा। सोशल कैपिटल, जो पीर बुर्दू भी जिसकी बात करता है, जो नेटवर्क आप बनाते हो, जो रिलेशनशिप्स बनाते हो आप, तो एक सोशल कैपिटल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट करती हैं, ताकि देखिए दोस्ती जो बन जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में। आप सपोज करो कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हो तो फिर भी वो दोस्त रहते हैं, सपोज को कल को आपको कोई काम पड़ता है, तो इस तरह एक सोशल कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है। अब स्टार्टअप कल्चर की बात होती है तो स्टार्टअप कल्चर में मोस्टली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क को फॉलो किया जाता है, भी जहाँ पे ऐसा नहीं है कोई हायरार्की है, कोई भी जो कोडर है तो अपने डायरेक्ट CEO से कर सकता है। बड़ा कूल सा कल्चर फॉलो करते हैं, सारे एक टेबल पे बैठ कर डिस्कस करते हैं। मतलब ये एक स्टार्टअप कल्चर की भी बात होती है तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क से आप लिंक कर सकते हो, क्योंकि आजकल के टाइम स्टार्टअप्स की बहुत ज़्यादा बात होती है। तो इस तरह आप इसको जो टॉपिक को प्रॉपर हैंडल कर सकते हो। बाकी मैंने आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क में बताया था इनफॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर। तो मैं इस में नहीं कवर करूँगा, क्योंकि पेपर 2 में आपका जो प्रॉपर एक टॉपिक है इनफॉर्मल सेक्टर, तो मैं उसमें प्रॉपरली पूरा ही टॉपिक को कवर करूँगा, ताकि हमारे जो एफर्ट्स हैं वो इस तरह हम क्या करें भी उनको प्रॉपर यूटिलाइज करें, जो भी हमारा टाइम है, एफर्ट्स हैं। तो आई होप आपको जो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। थैंक यू क्लास।